हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं, वो चाहे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या फिर प्री या मेंस की या फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, या फिर अगर किसी की एसएसबी आई है तो अपने जीडी के टॉपिक्स और लेक्चरेट के टॉपिक्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है और पॉइंट्स यहाँ से कलेक्ट कर सकता है। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो चाहे करंट अफेयर एसएससी में पूछी जाती है तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले, आज नया साल है, नए साल में हम एंटर कर गए हैं। कुछ लोगों ने कई रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, राइट, कि हमें नए साल में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, किसी एकेडमी जाना है, वो चाहे आईएमए हो, ठीक है, ओटीए हो, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हो या फिर नेवल एकेडमी हो। तो सबका कोई ना कोई ड्रीम होगा या फिर किसी का होगा कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, राइट। तो आप लग जाइए, आज नए साल की शुरुआत है, नए साल का दिन है और आज आपने मस्ती कर ली, सब कुछ अच्छा है। कल से आप शुरुआत करिए, लग जाइए। जिनका प्री है वो भी लग जाए, वो तो खैर प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने, आशा करता हूँ। तो ये एक मोटिवेशन होगा नए साल में कि आप पुरानी चीज़ों को भूल के, जो भी हुआ, जो भी हमने झेला पिछले साल में, या फिर कोविड की वजह से या फिर फाइनेंशियल की वजह से या फिर रिलेशंस की वजह से, तो उनको आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। और जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते हैं तब तक आप फैमिली के बारे में ना सोचिए, क्योंकि जो फैमिली की प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व नहीं होती हैं, वो चाहे आप सक्सेस हो या ना हो, क्योंकि ये रिज़ॉल्व नहीं होता, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो अपना करियर बनाने के लिए आप अपने आप को लगा दीजिए, जी जान से मेहनत करिए, पेटी बांध लीजिए कमर की। और खैर शुरुआत करते हैं आज की। मोटिवेशन क्या ही है, ये सबको विश करते हैं हम नया साल। और खैर चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर की। पहली खबर है, काफ़ी अच्छी खबर है, नए साल में आई है, साल की पहली खबर। तो देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट की जो ऑफिसेस हैं, ठीक है, जो भी ऑफिसेस है वो अब क्या हो जाएगा कि वो डिजिटल हो जाएगा, यानी कि उसमें पेपर से कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि फरवरी तक होगा और हम जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी कार्रवाई होगी, जो यूनियन ऑफिस से काम करते हैं, जो भी कार्रवाई होगी वो किससे होगी, डिजिटली होगी, ठीक है। तो जो चैलेंजेस आएंगे, मान लीजिए हमने डिजिटल तो कर दिया, सारे जगह हमने सिस्टम बिठा दिए, राइट, सिस्टम बिठा दिए, और हमें इनको नेटवर्किंग से जोड़ना भी पड़ेगा। जोड़ेंगे तभी तो इसका डेटा इसमें आएगा, इसका डेटा इसमें आएगा। क्योंकि अगर हम ऑफिसेस में जाते हैं तो काउंटर नंबर 1 पे कुछ दूसरा काम होता है, काउंटर नंबर 2 पे कुछ दूसरा, तीसरे पे अलग, चौथे पे अलग होता है। तो नेटवर्किंग से ज़रूर जोड़ेंगे। तो ये जो चैलेंज होगा वो हमारा होगा कि जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी, अभी जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा था कि एम्स पे हुआ था, ठीक है, और इसका लिंक कहाँ से आया था, जो आईपी एड्रेस था उसका लिंक कहाँ था, चाइना में था, राइट, चाइना में था। तो अभी फिज़िकल लोकेशन हमें नहीं पता चली है, बस उससे सिस्टम का लोकेशन पता चला है, फिज़िकल लोकेशन हमें नहीं पता चली। ये वीपीएन से चेंज भी किया जा सकता है, राइट, नेटवर्क चेंज भी किया जा सकता है, अपनी लोकेशन यहाँ का डाला हो। तो ये चैलेंजेस ये हैं कि हमें, अगर मान लीजिए हमने कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सिस्टम पर, जो अटैक्स हैं, जो भी साइबर अटैक्स हैं, उससे हम कैसे बच पाएंगे, ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इससे बच जाएंगे, और इसको बचाने के लिए हम कई सारे जो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर है उसको हम डेवलप कर रहे हैं और उसे और भी हम मजबूत बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारी हेल्प करेगा इसमें सेटअप करने के लिए और साइबर अटैक से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का होगा और कई सारी ऑफिसेस हो जाएंगी। एनीवेज, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि गवर्नमेंट ने ये K9 वाजरा खरीदने का प्रपोज़ल चालू कर दिया है, ठीक है। K9 वाजरा कहाँ से खरीदेगा, साउथ कोरिया की कंपनी से। साउथ कोरिया की एक कंपनी है जिसका नाम है हानवा डिफेंस कंपनी लिमिटेड, राइट, ये साउथ कोरिया की कंपनी है। और जो इंडिया की कंपनी है L&T, आपने नाम सुना होगा, L&T, लार्सन एंड टर्बो। तो इसको देगी किसमें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए, राइट,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है? तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम दो तरह की डील करते हैं। एक तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ साथ करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। और हम करते हैं कि एक बार सिर्फ सामान खरीदते हैं, लाइक गुड्स खरीदते हैं, वो चाहे गुड्स किसका डिफेंस पर्पज़ से हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो खरीदते हैं। और एक में हम सामान भी करते हैं, टेक्नोलॉजी भी खरीदते हैं और गुड्स भी खरीदते हैं। ये तीन तरह के हम डील करते हैं, ठीक है, तीन तरह के डील करते हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में क्या होता है कि सिर्फ हम टेक्नोलॉजी लेते हैं, कोई हम यहाँ से सामान नहीं लेंगे, इस देश से कोई सामान नहीं लेंगे। और जो गुड्स में होगा सिर्फ हम सामान लेते हैं, ट्रांसफ़र जो उसका मैकेनिज़्म होगा वो हम नहीं लेते हैं। और टेक्नोलॉजी और गुड्स में क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी भी लेते हैं कि यानी कैसे बनाया जाता है, राइट, और कैसे और सामान भी हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने ब्रह्मोस जब हमने ख़रीदा था रसिया से, तो रसिया से इसने हमें टेक्नोलॉजी भी ले ली थी। हमने सामान तो खरीदा था, टेक्नोलॉजी भी हमने ले ली थी कि इन फ्यूचर अगर हमें बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, ब्रह्मोस बनाएंगे। और हमने ब्रह्मोस बनाई है। और ब्रह्मोस हम किसे कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिलीपींस को। फिलीपींस ने हमारे यहाँ ऑर्डर दिया है कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। क्यों? क्योंकि फिलीपींस किससे जुड़ा हुआ है, साउथ चाइना सी से जुड़ा हुआ है। तो साउथ चाइना डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये भी एक कंट्री है, फिलीपींस भी। तो अगर इसके पास सिक्योरिटी रहेगी, डिफेंस पर्पज़ से रहेगा ब्रह्मोस, तो ये अपना एक्ट कर लेगा, रिटेलिएट कर लेगा, डिफेंस में हमने यूज़ कर सकता है। अगर चाइना अगर इनको टारगेट कर रहा है किसी भी देश को, तो फिलीपींस हमसे क्या करेगा, ब्रह्मोस खरीदेगा, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है। तो हम जो वाजरा है, ये हाविट्ज़र है, राइट। हाविट्ज़र यानी कि एक बड़ी बंदूक होती है, जैसे आर्टिलरी होती है, एक बड़ी बंदूक होती है। तो ये हम खरीदेंगे। हमारे पास ऑलरेडी अभी है, कई सारी हाविट्ज़र हैं, जैसे M177 करके है, ठीक है, वो भी एक हमारे डिफेंस में स्थित है। पर इसका जो यूज़ है, ये कहीं भी यूज़ की जा सकती है। देखिए इसकी फ़ोटो, तो ये सैंड में भी यूज़ की जा सकती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो वहाँ भी यूज़ की जा सकती है, हिली एरिया में भी यूज़ की जा सकती है, ठीक है। या फिर जो माउंटेन होते हैं, टेरेन एरिया है, जैसे हमारे कश्मीर का एरिया है, और जो LAC का एरिया है चाइना से लगा हुआ, वहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है। इनफैक्ट इसका -20 डिग्री में भी ये चल सकता है। तो इसके कुछ फीचर्स। और हमने अभी हमारे पास 100 हाविट्ज़र हैं, K9 की 100 हाविट्ज़र हैं। और 2021 में हमने लास्ट हाविट्ज़र खरीदी थी 100 नंबर की। पर फिर से हमें फिर से चाहिए, तो हम 100 और का ऑर्डर दे रहे हैं। किस कंपनी के साथ? साउथ कोरिया की इस कंपनी के साथ, हानवा कंपनी के साथ, ठीक है। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है तीसरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि श्रिम्प फार्म्स मैंग्रोव्स टू को एग्जिस्ट इन द सुंदरबन। इसकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, मिलते हैं, ठीक है। ये मैंग्रोव्स भी पाया जाता है, यहाँ पे मैंग्रोव्स भी पाया जाता है। और सुंदरबन की अगर हम बात करें, सुंदरबन की, तो ये रामसर साइट है, राइट, रामसर साइट है सुंदरबन। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सुंदरबन है, तो वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन या इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा है कि जो श्रिम्प, यानी कि जो, अगर हम बात करें तो ये एक सी फूड है, ठीक है। केकड़ा कह सकते हैं, केकड़ा कह सकते हैं हम, जो श्रिम्प है। तो इसकी जो खेती होगी, इसे हम पालते हैं, ठीक है। तो जैसे हम फ़िश पालते हैं किसी एरिए में, वैसे ही श्रिम्प पाला जाता है, ठीक है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये कहा है, और इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा है, कि जो सुंदरबन में है, तो वहाँ पे मैंग्रोव होता है। और मैंग्रोव हमें कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट। मैंग्रोव के बारे में थोड़ी सी बात बता दूँ, तो मैंग्रोव क्या करता है कि हाई टाइड जो होती है उससे बचाता है, ठीक है। साइक्लोन से बचाता है कोस्ट को, ठीक है। उसके बाद अगर सुनामी आती है तो उससे भी बचाता है, ठीक है। तो अगर हम ये इंडिया को देखें,
तो ये बे ऑफ बंगाल में क्या होता है कि बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं, और अभी आया था एक, तो यहाँ पे सिर्फ बंगाल है, राइट, वेस्ट बंगाल है, इधर बांग्लादेश है। तो जो भी साइक्लोन आता है, तो इधर उड़ीसा है, इधर भी क्या होता है, अफेक्टेड होता है। ये 3 एरिया बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मैंग्रोव्स पहले होते थे वो अब नहीं है, और वो किधर को आ जाते हैं, प्लेन एरियाज़ में आ जाते हैं, ठीक है, प्लेन एरियाज़ में आ जाते हैं, यहाँ पे बिहार, और इनफैक्ट जो अगर कोई खतरनाक होता है तो वो उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न रीजन्स में आ जाता है, जिससे झारखंड भी अफेक्टेड होता है। तो अगर ये मैंग्रोव्स रहते हैं, अगर ये मैंग्रोव्स रहेंगे, तो मैंग्रोव्स क्या करेंगे, साइक्लोन को रोक देंगे वहीं पे, ठीक है, ज़्यादा ही नुकसान नहीं होगा, और सुनामी से बचाते हैं, हाई टाइड से बचाते हैं, इनफैक्ट ये इरोजन से भी बचाते हैं, ठीक है, जो भी इरोड करके ले जाता है समुंदर, पानी ले जाता है, उससे बचाता है। तो यहाँ इसकी खेती होती है, खेती इन द सेंस कि इसको बना के रखा जाता है कोस्ट के बगल में, ताकि जिससे फ़ायदा हो और कोस्ट के पास के गांव को, एरिया को इफेक्ट ना पहुँचे। तो मैंग्रोव के साथ साथ ये एक मडी एरिया में होता है, ठीक है, मडी और ब्रैकिश वाटर में होता है। तो इसके साथ साथ मैंग्रोव के साथ साथ इसमें क्या होगा, श्रिम्प भी रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रपोजल आया है, और ये कहाँ होगा, सुंदरबन में, एक साथ सुंदरबन में, ठीक है। और अभी जो वहाँ के ये फार्मर्स हैं जो श्रिम्प की खेती करते हैं, जो श्रिम्प पालते हैं, तो वो अभी क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही एरिया में कर रहे हैं, वो सिर्फ श्रिम्प ही उगा रहे हैं। पर मैंग्रोव उगाने से ये भी फ़ायदा होगा कि यहाँ पे मैंग्रोव भी हो जाएगा और श्रिम्प भी हो जाएगा, जिससे वजह से उनका घर भी बच जाएगा, यानी कि जो आसपास के एरिया है वो भी बच जाएगा, और हमारे बायो डाइवर्सिटी को भी फ़ायदा पहुँचेगा, राइट। तो ये प्रपोज़ल आया है। खैर, ये कहाँ होना है, सुंदरबन में होना है, ठीक है। और मैंग्रोव की अगर हम सबसे बड़ी बात कर दें तो मैंग्रोव सबसे ज़्यादा सुंदरबन में है, फिर भीतरकनिका में है, भीतरकनिका कहाँ, उड़ीसा में। और ये सब किस चीज़ के लिए फेमस है, ओलिव रिडले टर्टल के, ठीक है। और ओलिव रिडले टर्टल है, और यहाँ पे एक क्रोकोडाइल है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, इसके लिए ये बहुत फेमस है, राइट। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि अभी हमने UNSC की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, हमें प्रेसिडेंसी मिली हुई है। और किसकी मिली हुई है, G20 की मिली हुई है। G20 की जो भी मीटिंग्स होनी है, 43 मीटिंग्स होनी है, तो वो ऑल ओवर इंडिया में होंगी। खैर, तो जो अभी क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन के प्रपोज़ल में एक प्रपोज़ल रखा यूनाइटेड नेशन ने कि जो इज़राइल और पैलेस्टीन में हो रहा है, पैलेस्टीन में क्या हो रहा है कि जो पैलेस्टीन के लोग हैं, इनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे पैलेस्टीनी लोगों के साथ क्या किया जा रहा है कि अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, किसके द्वारा, इज़राइल के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन में प्रपोज़ल आया कि इस पे जांच करने के लिए ICJ में भेजा जाए, तो आप लोग वोट करिए। ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में है, हेग नीदरलैंड में है, ठीक है, हेग नीदरलैंड में है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया मीटिंग से वॉकआउट कर दिया और कहा कि हम इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं और हमें कोई मतलब नहीं है। खैर, इससे क्या साबित होता है, इससे अगर इंडिया एब्सटेन कर दिया, इंडिया एब्सेंट हो गया, तो इससे क्या पता चलता है, यानी कि इज़राइल, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था कि जो इंडिया और इज़राइल के रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं। इस पर कोई दो राय नहीं है कि इंडिया और इज़राइल की, क्योंकि हम डिफेंस से बहुत वहाँ से ख़रीदते हैं, डिफेंस डील है हमारी वहाँ से, ठीक है, एग्रीकल्चर डील है, राइट। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी हम वहाँ से लेते हैं, ठीक है, मॉडर्नाइज वेपन लेते हैं और मॉडर्नाइज रडार सिस्टम लेते हैं, मैंने बताया था। तो इज़राइल को अगर कोर्ट में ले जाना, यानी कि इसकी अगर हम हेल्प करते हैं, UN की हेल्प करते हैं, तो इज़राइल इससे क्या चला जाएगा, ICJ में चला जाएगा, और ICJ में इसकी फटकार लगेगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सबका ह्यूमन राइट है, सबको वॉयलेट थोड़ी करने देंगे आप, राइट। तो जिसकी वजह से ये इंडिया एब्सेंट नहीं किया, पर हाँ, बट ये पास हो गया। अगेंस्ट में इसके साथ वोट थे, अगेंस्ट में भी वोट थे, 26 अगेंस्ट में वोट थे, ठीक। फेवर में USA था,
82 87 मेंबर्स ने क्या किया, फेवर किया, और 53 कितने थे, एब्सेंट थे, राइट। जिससे वजह पर ये फेवर में थे तो ये पास हो गया। और इज़राइल कहाँ चला जाएगा अब, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि जो एक पोप बेनेडिक्ट 16 नंबर के थे, पोप थे ये, और इनकी डेथ हो गई 95 की एज में। और ये पहले ऐसे पोप थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था 2013 में। 2013 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और कहा था कि इन पे कई सारे चार्जेस लगाए गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया था। और 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पोप ने रिज़ाइन किया है। पोप यानी कि जो क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा क्या है, एक मॉन्क कह सकते हैं, सेंट कह सकते हैं, या फिर लीडर कह सकते हैं, ठीक है, लीडर कह सकते हैं इन द रिलीजियस टर्म। जैसे कि अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो इस टाइम पे दलाई लामा है, तो ये क्या कहलाए, लीडर है, ठीक है। तो ऐसे ही ये लीडर है। तो इनके जो लीडर हैं वो कहाँ बैठते हैं, रोम में बैठते हैं, वेटिकन सिटी में बैठते हैं, वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी में बैठते हैं। और यहाँ पे रोम इटली में है, इटली की कैपिटल है रोम। तो ये रोम के अंदर एक ऐसा देश है, ठीक है। तो जो ये इटली है, ये वेटिकन सिटी है, और इसके बाहर ये रोम है, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है वेटिकन सिटी, जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 14,000 है, आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर, बट अराउंड इतना ही है। तो यहाँ पे बैठते हैं। तो ये एक क्या है, इनलैंड है, इनलैंड कंट्री है, ठीक है। तो ये बात है। तो जो पोप है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और पहली बार ऐसा हुआ है, तो शायद ये न्यूज़ में है। तो किसने रिज़ाइन किया था, बेनेडिक्ट कौन है, बेनेडिक्ट 16 कौन थे, पोप थे, राइट, जिन्होंने 2013 में रिज़ाइन कर दी, ठीक है। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि एक ट्रांसलेटर थे, जानकी बल्लभ एक ट्रांसलेटर थे, जिन्होंने इंडिया के थे ये, और चाइना में ये रहते थे, राइट। और चाइनीज़ से जो भी स्क्रिप्चर्स होते थे, जो भी लिटरेचर होते थे, उनको ट्रांसलेट करते थे हिंदी में, ठीक है। तो इनकी ये डेथ होगी, और काफ़ी बहुत अच्छे लिटरेचर के जानने वाले थे। इन्होंने DU से MA हिस्ट्री में MA किया था, हिंदी लिटरेचर से। और उसके बाद ये ट्रांसलेटर के तौर पे चाइना चले गए थे, जहाँ इनको जॉब मिली थी, और ये ट्रांसलेट करते थे। काफ़ी अच्छी किताबें इन्होंने ट्रांसलेट की है चाइनीज़ लैंग्वेज से हिंदी। तो जानकी बल्लभ कौन थे, एक ट्रांसलेटर थे। ये न्यूज़ में आ सकता है, ये पूछ सकता है, राइट। एनीवेज, खैर आज की खबर इतनी ही थी, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो है लोकेश चौधरी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और कृपया आप ज्वाइन कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि जो भी आने वाली वीडियोज़ होंगी उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लिंक मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ, जिससे कि सिर्फ करंट अफेयर की ही नहीं बनाऊँ, और इसके अलावा मैं मंथली की भी बनाऊँ, और जो टॉपिक वाइज होते हैं उनको मैं एनालिसिस करूँ। और थैंक यू, बाय बाय, टेक।